आप सभी को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल देवांश हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, इसके विषय में मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन शॉर्ट में जो चीज़ें थी वो मैंने बताई थी। अब थोड़ा सा उदाहरण सहित उन चीज़ों को देख लो। जैसे मैं कह रहा था कि भाई संज्ञा जो है आज से नहीं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, तो छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं और बड़े होते हैं तो एक जिसे अपन कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, कि ऐसा लगता है जैसे हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब सामने चीज़ आती है ना तो कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। तो थोड़ा सा उन चीज़ों को गहराई से समझिए और थोड़ा सा अपने जो नोट्स हैं रिटन वो भी चीज़ आप बना लीजिए करो, क्योंकि आगे आप कंपटीशन करना है तो वो सारी चीज़ आपको रखनी है। तो कल मैंने वीडियो बनाया था जो आपको डाले हैं, जिसमें जो संज्ञा जो शब्द है वो कहाँ से निकला है, जिसमें मैंने आपको पद के भेद बताए थे। पद क्या है, शब्द क्या है, क्योंकि पद जो है वो दो प्रकार के मैंने बताए थे, एक विकारी है, एक अविकारी। तो विकारी के अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया है, अविकारी के अंतर्गत लिंग वचन कारक और काल आते हैं। वहीं से इनका संज्ञा शब्द को लिया गया है। संज्ञा के विषय में अपन बात कर चुके हैं। तो संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब क्या है? नाम। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के नाम को दर्शाने वाले जो शब्द हैं उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं ऊपर से डिटेल से आपको उदाहरण सहित और जो 5 आपकी संज्ञा है जिसमें दी गई यहाँ आपके जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है और द्रव्यवाचक है। तो उदाहरण सहित मैंने आपको इसमें लिखे हैं, तो थोड़ा सा देख लेना। तो देखिए, पहली जो है जातिवाचक है, और जातिवाचक संज्ञा जैसा नाम से ही लग रहा है। इसका मतलब है कि ऐसे शब्द जो किसी जाति विशेष की ओर संकेत करते हैं। समझ रहे हो आप? अरे जाति लग रहा है, इसका मतलब है कि जाति विशेष की ओर इंगित करने वाले जो शब्द हैं उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु विशेष की जाति। अरे कोई व्यक्ति भी हो सकता है, उसकी जाति की ओर इशारा हो सकता है, किसी स्थान विशेष की ओर भी इशारा हो सकता है, कोई वस्तु विशेष की ओर भी इशारा हो सकता है। तो ऐसे जो जाति को बताने वाले जो शब्द हैं, ऐसे जो जाति को बताने वाले जो शब्द हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखना। तो जैसे जितनी भी संसार की नदियाँ हैं सारी की सारी, वो क्या है? नदी। क्या है? नदी है, पहाड़ है, कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, सागर, महासागर, द्वीप, महाद्वीप, ये जितनी भी जो चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी किसमें आती है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ध्यान रखना। क्या दिया है कि जैसे नदी, पहाड़, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, महासागर, महाद्वीप, कवि, जानवर। समझ लो? तो ये किसकी ओर करता है इशारा? किसी जाति। अरे हम जिसकी बात कर रहे हैं, नदी की बात कर रहे हैं, तो संसार की जितनी भी नदियाँ वो नदी जाति की ओर इशारा हो गया। पहाड़, संसार के जितने भी पहाड़ हैं उन सब जाति पहाड़ की ओर इशारा हो गया। बिल्ली, कुत्ता जो है, हमने एक बिल्ली की बात की तो सारी बिल्लियों की बात होने लगी, एक कुत्ता की बात की तो कुत्ता जाति की सारी बात होने लगी। इसका मतलब है कि जैसे नदी, पहाड़, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, महासागर, महाद्वीप, कवि, जानवर जो होते हैं ना, वो जाति विशेष की ओर संकेत करते हैं, जिसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, अब उदाहरण जो दिया है जिसमें क्या लिखा है कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है,
अपने बात की है कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो एक ही घोड़े की बात नहीं है। इसका मतलब है संसार के जितने भी घोड़े हैं वो घोड़े जाति की ओर इशारा किया गया है। समझिए, आप क्या दिया है कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इसका मतलब है कि घोड़ा XYZ जो भी है, क्योंकि घोड़ों के प्रकार बहुत होते हैं, लेकिन संकेत किसकी ओर किया गया है कि घोड़े की जात विशेष की ओर इशारा किया गया है। तो घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। अरे पक्षी जो जाती है, अब एक पक्षी के लिए पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो पक्षी जाति का जो इंगित है, संकेत है, उसको कर दिया है कि पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, महिलाएं सैर जा रही हैं। तो ये क्या है, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु विशेष की जाति बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, ये व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक। और व्यक्तिवाचक का मतलब है कि व्यक्ति विशेष की ओर इशारा किया गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो व्यक्ति विशेष की ओर इशारा किया गया है। अब देखिए इसमें क्या है, अरे किसी व्यक्ति विशेष के नाम के शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी, क्या लिखा है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम, अरे XYZ जो भी व्यक्ति जिसके विषय में कोई भी नाम लिखा है, राम लिखा है, श्याम लिखा है, मोहन लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लिखा है और बहुत सारे महापुरुष हैं उनका नाम लिखा है। इसका मतलब है कि उसके व्यक्ति जिसका नाम लिखा है उसकी ओर इशारा किया गया है। तो किसी व्यक्ति विशेष के नाम, कोई भी XYZ कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसका नाम लिखा गया है, तो व्यक्ति विशेष के नाम के जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है सदैव किस में प्रयुक्त होती है, क्योंकि व्यक्ति एक है। समझ रहे हो आप, व्यक्ति एक है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। ये ध्यान रखना। क्या लिखा है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, क्योंकि व्यक्ति अकेला है। अब उसको बहुवचन बनाना है, समझ रहे हो आप, तो फिर क्योंकि विकारी शब्द है संज्ञा, इसलिए बहुवचन बन जाएगा। तो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, इनका बहुवचन जातिवाचक संज्ञा बन। जब इनको तुम बहुवचन बनाओगे व्यक्तिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से तुम क्या बनाओगे, जब बहुवचन बनाओगे तो वो क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे आपने लिखा घोड़ा, एक घोड़ा बोला, घोड़ा बोला, तो घोड़ा तो एक अकेला हो गया, ठीक है, लेकिन आपने बोले घोड़े, तो घोड़ा से घोड़े बन गए, बहुवचन में हो गया। तो संसार के जितने भी घोड़े हैं सबकी बात होने लगी। यहाँ क्या लिखा है कि जातिवाचक, आपने बोला हाथी, तो हाथी का मतलब है कि एक विशेष हाथी की बात, लेकिन हाथियों, तो फिर जितने भी हाथी हैं सारी की बात होने लगी। तो इसमें जो लिखा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, लेकिन इनका बहुवचन जब बनाते हैं तो व्यक्तिवाचक जो है ना वो किस में बदल जाती है, जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती हैं। ये ध्यान रखना। जैसे आपने लिखा जयचंद, जयचंद, ये जयचंद व्यक्ति विशेष की ओर इशारा है, समझ लो, जयचंद व्यक्ति विशेष की ओर इशारा है। जयचंद किसे कहते हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो फिर सीधा संकेत है आपको जयचंद क्यों शब्द लिखा गया है, क्योंकि इतिहास में जयचंद नाम का जो व्यक्ति था जिसने दगा धोखा किया था, इसीलिए उस शब्द का प्रयोग किया है और उस जयचंद की ओर इशारा किया है। इसीलिए ये क्या लिखा है, जयचंद। तो जयचंद तो व्यक्ति विशेष हो गया, लेकिन इसका बहुवचन बना तो ये किस में गया, जातिवाचक संज्ञा में। तो ये तो व्यक्तिवाचक है,
लेकिन इसका बहुवचन बना तो ये किस में, जयचंदों। जयचंदों का मतलब कि जितने भी धोखेबाज लोग हैं वो सारे के सारे लोगों के लिए जयचंद शब्द का प्रयोग कर दिया। तो जयचंदों, अशोक अशोक, समझ लो। तो ये क्या है कि व्यक्तिवाचक से अगर जातिवाचक बनाना है तो बहुवचन उसमें लगा दो, जातिवाचक बन जाएगा। लेकिन मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, ये व्यक्तिवाचक है। क्यों? कि अकेले मोदी की बात हो रही है, समझ रहे हो आप? तो मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेहरू जी भारत के ईमानदार प्रधानमंत्री थे। आप ऐसे बोलो तब भी वो स्पेशल नेहरू की बात हो रही है, ठीक है। अब इसको बहुवचन आप बनाओ तो मोदियों, अरे सीधी बात है कि हम मोदी जी की व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं। सारे के सारे मोदियों लगाए तो सारे के सारे भारत देश के प्रधानमंत्री थोड़े बन सकते हैं। एक व्यक्ति विशेष है तो उसकी ओर इशारा किया गया है। तो देखिए अब भाववाचक। अब भाववाचक जब है कि जब किसी भाव गुण दशा अवस्था, जब किसी, क्या दिया है कि जब किसी भाव गुण दशा अवस्था का ज्ञान कराने वाले शब्दों को प्रयोग किया जाए। किसका? कि जब किसी भाव, जिसमें भाव दिखाई दे रहा हो, जिसमें कोई गुण कोई विशेषता दिखाई दे रही हो, जिसमें उसकी दशा अवस्था का पता लग रहा हो, तो ऐसे शब्दों जो ज्ञान कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण अलग अलग, भाववाचक शब्द जो है, भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किस में होता है? जातिवाचक संज्ञा में होता है, सर्वनाम में होता है, विशेषण में होता है, क्रिया में होता है। लेकिन होता कैसे है? अरे जाति संज्ञा है प्लस प्रत्यय, प्रत्यय जुड़ने से होता है। तो जातिवाचक संज्ञा प्लस प्रत्यय, सर्वनाम प्लस प्रत्यय, विशेषण प्लस प्रत्यय, क्रिया प्लस प्रत्यय, तो उसका क्या हो जाएगा? उस भाव को दिखाने वाले शब्द प्रकट हो जाएगा। तो देखिए भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय शब्दों में प्रत्यय जुड़ने से होता है। समझ गया? अरे जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जुड़ेगा, सर्वनाम में प्रत्यय जुड़ेगा, विशेषण में प्रत्यय जुड़ेगा और क्रिया में प्रत्यय जुड़ेगा। प्रत्यय होता क्या है? जो शब्दांश के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ जो है वो बदल देता है, वो प्रत्यय कहलाता है। मैंने पहले आपको वीडियो डाल चुका हूँ उपसर्ग और प्रत्यय की। तो ये क्या है कि जैसे सुंदरता, ये क्या है? ये भाव है। अच्छाई, बुराई, सुंदरता, मित्रता जो है ना, ये सब क्या है? ये भाव है। तो सुंदरता क्या हो गया? अब ये सुंदरता क्या है? ये विशेषण है। क्योंकि किसी, अरे जैसे मोहन राम से अधिक सुंदर है, तो मोहन की उसकी विशेषता है सुंदरता, इसलिए राम से अधिक सुंदर उसको बताया जा रहा है। तो सुंदरता, सुंदर प्लस ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, समझ लो। सुंदरता, मित्रता, मित्र प्लस ता, इसमें ता प्रत्यय जुड़ा है। ईमानदारी, ईमान प्लस दारी, इसमें दारी प्रत्यय जुड़ा है। यहाँ प्रसन्नता, प्रसन्न प्लस ता, यहाँ ता जुड़ा है। बचपन, बच प्लस पन जो दिया है कि बचपन, बुढ़ापा, बुढ़ा प्लस आपा। तो बुढ़ापा, ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जो किसी भाव गुण दशा अवस्था को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं ना, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा, जैसे मैं बता रहा था आपको, तो यहाँ क्या है कि जातिवाचक संज्ञा प्लस प्रत्यय, प्रत्यय प्लस, इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा के साथ प्रत्यय जोड़ा जाएगा। तो देखिए यहाँ जोड़ा जा गया है, जैसे मित्रता, मित्र प्लस ता, समझ लो, मित्र प्लस ता, मित्रता हो गया। लड़कपन, लड़क प्लस पन, तो लड़कपन हो गया। बच प्लस पन, बचपन हो गया, समझ लो। सर्वनाम प्लस प्रत्यय, सर्वनाम में जब प्रत्यय जुड़ा है, समझ लो,
तो सर्वनाम में जब प्रत्यय जुड़ा है तो क्या हो गया, मम प्लस ता, ममता। सर्वनाम मम प्लस ता, ममता। अपना प्लस पन, अपनापन। क्या लिखा है, विशेषण, विशेषण में प्रत्यय जुड़ा है, विशेषण प्लस प्रत्यय, तो सुंदर प्लस ता, उसके भाव को दिखा रहा है, सुंदर प्लस ता, अच्छा प्लस आई, अच्छाई। समझ लो, क्रिया प्लस प्रत्यय। अब क्रिया में प्रत्यय जुड़ा है, जैसे मिल प्लस आवट, मिलावट बोलते हैं, मिल प्लस आवट मिलावट बोलते हैं, लिख प्लस आवट लिखावट बोलते हैं, और घबराहट, घबरा प्लस आहट, घबराहट। समझ लो, तो ये भाववाचक संज्ञा है। वो क्या है कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम जो है, विशेषण जो है, क्रिया जो है, उन सबके प्लस में प्रत्यय लगने से उनका निर्माण होता है, ये आप ध्यान रखना। समझ लो। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूह, समूह का मतलब है कि एक से अधिक, 2, 4, 5, 6 थोड़ी संख्या में जो अधिक होते हैं समूह होता है। तो समूह में संख्या का निर्धारण कभी कभार हो भी जाता है, ज़्यादा समूह भीड़ होती है उसमें होता भी नहीं, तो एक समूह की ओर संकेत करता है इसमें। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या दिया है कि ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय विशेष की स्थिति को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द, कैसे शब्द, ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय विशेष की स्थिति को प्रकट करते हैं, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। अब देखिए जैसे लिखा है यहाँ सभा, सभा, क्योंकि सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये क्या हो गया, समूह समुदाय की विशेष स्थिति को प्रकट कर रहा है। सभा में अनिश्चित क्या है, निश्चित भीड़ नहीं है, सभा सभा होती है, तो क्या दिया है कि सभा भीड़, और भीड़ जो होती है वो भी निश्चित नहीं होती, जिसका नाम ही भीड़ है उसमें निश्चित कहाँ होगा। तो सभा है, भीड़ है, सेना, तो सेना वैसे आंकड़े में देखा जाए तो सेना की सबकी गिनती है, लेकिन सेना कोई बहुत ज़्यादा, अपन कहते हैं कभी कभार यार देखो कितनी बड़ी सेना है, तो इसका मतलब एक बहुत समूह की ओर इशारा किया गया है, सेना। अब सेना जल थल नभ 3 प्रकार की सेना है, तो फिर ज़्यादा संख्या में है। सेना ढेर, ढेर, ढेर का मतलब कोई चीज़ पड़ी हुई है, ढेर का मतलब है जैसे अपना गेहूँ अनाज है, बाजरा है, कोई भी फसल है तो उसका ढेर लग जाता है, तो वो भी समूह में होते हैं। तो क्या है, ढेर। पुलिस, पुलिस, पुलिस भी कभी कभार जिसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है तो अपन कहते हैं यार बहुत ज़्यादा पुलिस आ गई, इसका मतलब संख्या से अधिक है। जैसे बोला आज गांव में सभा है, आज गांव में क्या है, सभा है, तो सभा में अब उसमें लोग कितने हैं उसके बारे में कुछ डिसीजन नहीं किया गया है, क्योंकि वो समूह समुदाय की स्थिति की ओर इशारा करता है। तो ऐसे शब्द जहाँ किसी समूह या समुदाय विशेष की स्थिति को प्रकट करते हैं वहाँ क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं उसको, ध्यान रखना। जैसे अब उदाहरण देखो, नीचे क्या दिया है, कल संसद में बहस होगी, कल संसद में बहस होगी। अब ये संसद शब्द है, ये क्या है, समूह की ओर इशारा है, क्योंकि संसद में क्या है, अरे हमारी संसद दिल्ली है और दिल्ली में एमपी जो बैठते हैं तो सारे ही देश के बैठते हैं, हालांकि पूरे एमपी की गिनती निश्चित है, लेकिन वहाँ जब देखते हैं संसद में जब सारे लोग एमपी बैठते हैं और विधानसभा में एमएलए बैठते हैं, तो ये क्या है, ये क्या है दिखाइए, कल संसद में बहस होगी। अरे संसद में किसी मुद्दे को लेकर बहस छिड़ती है, समझ लो, बहस तर्क वितर्क होता है, तो कल संसद में बहस होगी, तो संसद एक समूह की ओर इशारा है। क्या दिया है, हम सब मेला देखने गए, हम सब मेला देखने गए, हम सब। अब हम सब कोई निश्चित नहीं है, संख्या निर्धारित नहीं की है कि हम 10 गए, 20 गए, 50 गए, उसने क्या किया, हम सब। अब हम सब क्या है,
एक समूह की ओर इशारा किया है। ठीक है, हम सब मेला देखने गए, भीड़ ने 10 लोगों को कुचल दिया। अब कभी कभार जो भीड़ होती है, नहीं क्या, यात्रा में देखते हो परिक्रमा जो भी होती है चलती है, आपने मक्का मदीना में भगदड़ मचती है, तो वहाँ लोगों को यूं ही भीड़ है वो कुचल देती है। तो क्या कहता है, भीड़ ने 10 लोगों को कुचल दिया। तो भीड़ अपने आप में एक समूह की ओर इशारा है, जिसकी संख्या निर्धारित नहीं होती है। तो ये क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब देखिए लास्ट जो दी है, द्रववाचक संज्ञा, द्रव। अब इसमें जो दिया है कि किसी द्रव पदार्थ धातु का बोध कराने वाले शब्दों को द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या दिया है कि किसी द्रव पदार्थ, कोई भी द्रव है, पदार्थ है, समझ लो। अरे द्रव का मतलब है जिसमें ठोस और तरल दोनों चीज आती हैं, समझ लो आप। तो पदार्थ है जिसमें लोहा है, सोना है, चांदी है, धातु है, कोई भी है। और द्रव जो है पानी है, दूध है, चाय है, जो भी है। तो द्रव पदार्थ धातु का बोध कराने वाले जो शब्द है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, जैसे अब ये द्रव पदार्थ धातु किस किस रूप में मिलते हैं, तो यहाँ क्या दिया है, एक तो ठोस अवस्था में मिलते हैं पदार्थ, ठोस अवस्था में मिलते हैं। अब ठोस अवस्था में आपको क्या है, सोना, चांदी, लोहा, ये सब धातु हैं जो ठोस आकार में मिलते हैं, समझ लो। ये थोड़ी है कि सीधी आपने खोदा चांदी सीधी सीधी निकलाई, या फिर लोहा सीधा निकला है, या फिर सोना। अरे पहले ये पदार्थ धातु के रूप में मिलते हैं, फिर इनका शोधन किया जाता है, जब जाके एक रूप नया आकार लेता है इनका। तो ठोस अवस्था में सोना मिलता है, चांदी मिलती है और लोहा मिलता है। तो ये ठोस अवस्था हो गई किसकी, पदार्थ की, कोई धातु है। और द्रव अवस्था, द्रव अवस्था जो तरल चीज है, द्रव अवस्था जिसमें पानी है, दूध है, चाय, पानी, दूध, चाय जो होती है, ये द्रव तरल पदार्थ आते हैं जो बड़ी जल्दी फैल जाते हैं। आप फर्श पे पानी पटको, चाय पटको, दूध पटको, तुरंत फैल जाता है, क्योंकि वो तरल पदार्थ है। तो द्रव अवस्था में पानी है, दूध है, आता है। गैस अवस्था जो है, गैस अवस्था, इसको भी किस में माना है, द्रव्यवाचक संज्ञा में, क्योंकि ये भी कहा जमीन से ही इन सारी चीज़ों को निकाला जाता है, ड्रिलिंग की जाती है इन सारी चीज़ों की, जब जाके आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। जैसे ONGC डिपार्टमेंट होता है, नहीं क्या, जिसमें आप इंडियन गैस भराते हो, ये सारी की सारी पृथ्वी से ड्रिलिंग करके निकाली जाती हैं। तो ये क्या है कि द्रव अवस्था में पानी, दूध हो गया, चाय हो गई आपकी, जो पदार्थ पतले होते हैं। जो गैस अवस्था, अब गैस अवस्था में जो है, गैस अवस्था में आपकी ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये क्या है, ये गैस अवस्था के उदाहरण है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि इसका मतलब किसी द्रव पदार्थ धातु का बोध कराने वाले जो शब्द हैं, किसी पदार्थ धातु का बोध कराने वाले जो शब्द हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। ये ध्यान रखना। अब देखिए उदाहरण में क्या लिखा है, आजकल सोना बहुत महंगा है, आजकल सोना बहुत महंगा है। तो द्रववाचक संज्ञा की ओर इशारा किया गया है, क्योंकि क्या लिखा है, द्रव पदार्थ धातु का बोध कराने वाले जो शब्द है। तो यह शब्द आ गया सोना, सोना का बोध हो गया, करा दिया उस शब्द धातु के माध्यम से कि आजकल सोना बहुत महंगा है। क्या लिखा है, गाय का दूध शुद्ध होता है। अरे गाय का जो दूध है ना, वो शुद्ध की क्वालिटी में रखा जाता है। तो क्या लिखा है कि गाय का दूध शुद्ध होता है। तो तरल किसमें आ गया, द्रव, द्रव में आ गया दूध। तो गाय का दूध शुद्ध होता है। मुझे पानी पिला दो, या मुझे एक गिलास पानी दे दो, समझ लो। तो वो तरल पदार्थ की ओर इशारा किया है। तो मुझे पानी पिला दो, या मुझे एक कप चाय दे दो, समझ लो आप, जो भी है। तो ये क्या है, जैसे लोहे में जंग लग गई, तो धातु है लोहा, तो लोहे धातु की ओर इशारा कर दिया, लोहे में जंग लग गई। तो इस प्रकार आपकी
पहले जो संज्ञा के उदाहरण जो हैं वो मैंने सारे के सारे उदाहरण हैं जो एक साथ लिख के और आपको समझा दिए हैं। तो थोड़ा सा जो नोट्स हैं वो बना लिया करो समझने के लिए। आप जब तक समझो और समझने के बाद उसको इन सारी चीज़ों को नोट्स बना के रखोगे, क्योंकि आगे कंपटीशन करना है, पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। और एक बार थोड़ा सा वीडियो जब देखते हो तो थोड़ा सा शांति से उस चीज़ को समझिए, फिर दोबारा देखो तो उसको नोट्स आप बना लीजिए। तो पहले आपकी कौन सी हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। जातिवाचक संज्ञा का मतलब है कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु विशेष को जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं वो जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति विशेष के नाम के शब्दों को, व्यक्ति विशेष के नाम के शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक जब किसी भाव गुण दशा अवस्था का ज्ञान कराने वाले जो शब्द हैं उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ रहे हो आप? तो ये क्या है कि समूह किसी समूह की ओर इशारा करेगा, द्रववाचक में किसी द्रव की ओर इशारा करेगा। तो इस प्रकार आपके ये संज्ञा के उदाहरण हुए। अगली वीडियो में सर्वनाम के बनाऊंगा तो फिर आपको मैं डालूंगा। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि ठीक मैं पढ़ा पा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा मेरा हौसला अफजाई कीजिए और एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।